एवरीवन, मैं हूं अब्बास खान गाइडेंस टिप्स यूट्यूब चैनल से। अच्छा गाइस, अगर आपकी यूएसए में सिंगल मेंबर एलएलसी है और आपको एनुअल जो रिपोर्ट फाइलिंग है उनके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, इसको आप लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एनुअल जो रिपोर्ट फाइलिंग है उनकी डेट्स जो है वो क्या है, ड्यू डेट्स या डेडलाइन क्या है। हम फ्लोरिडा, टेक्सास और व्यामिंग को हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या इनकी कोई पेनल्टीज है? ठीक है, इनकी एनुअल फी क्या होती है? ठीक है। अच्छा जी, आपने जो एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग है वो कहाँ पर आपने फाइल करनी है? ठीक है, टेक्सास, फ्लोरिडा और व्यामिंग की हम बात करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिपोर्ट्स? ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जहाँ पर आपने रिपोर्ट फाइलिंग करनी है वहाँ पर आपके पास पहले से कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया। या अगर आप किसी के थ्रू फाइल करवा रहे हैं तो आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह कि अगर आपकी कंपनी कोई इनएक्टिव है तो क्या अगर इनएक्टिव के लिए भी आपने क्या करना है, कंपनी के लिए आपने एनुअल जो रिपोर्ट फाइलिंग है वो आपने करनी है या नहीं करनी है, ये भी है। अच्छा जी, आपका कोई ग्रेस पीरियड आपको मिलता है, यानी डेडलाइन गुजरने के बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है वो मिलता है एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करने के लिए। अच्छा जी, क्या आप जो है डेडलाइन से पहले कोई एक्सटेंशन आप कर सकते हैं? ठीक हो गया। और फिर व्हाट इफ कंपनी डिसॉल्व, अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाती है इसके बारे में, इसके बाद आपने क्या करना है, ये सारे सवाल का जवाब देना मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जाना वो देखेगा तहम्मुल के साथ। गाइस, हम आप जाते हैं कि टेक्सास क्या है गाइस। तो टेक्सास की जो है ना वहाँ पर बेसिकली इसको कहा जाता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, PIR। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, वो एनुअल बेसिस पे फाइल की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, जिनकी डेडलाइन क्या हो जाती है, उनकी डेडलाइन गाइस जो टेक्सास स्टेट के लिए होती है वो 15 मई होती है। लेकिन आपने बिफोर क्या है 15 मई से आपने क्या करना है, फाइल करनी है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करनी है कि आपने पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट है टेक्सास में अगर आपकी एलएलसी है तो आपने 15 मई से पहले पहले क्या करना होता है, आपने फाइल करना होता है। ठीक हो गया। मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि इस नंबर 1, अगर आपकी एनुअल रेवेन्यू क्या है वो $2.6 मिलियन से कम है, लेस है, तो फिर क्या होगा उस सूरत में आपको जनाब एनुअल टैक्स रिपोर्ट, सॉरी फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2024 में ये अपडेट आई थी, उससे पहले आपको करना होता था। ठीक है, चाहे आपकी जीरो रेवेन्यू क्यों ना हो, लेकिन 2024 में ये अपडेट न्यू आई है कि अगर आपकी 2.65 से मिलियन रेवेन्यू से कम है, डॉलर से कम है, तो फिर आपको फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, आपको जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो आपको जो वो मैंडेटरी है, वो आपने फाइल करनी है। ठीक है, ताकि आपकी कंपनी क्या हो, वो जो है ना वो गुड स्टैंडिंग में जो वो रहे। ठीक हो गया। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस ये हो गया कि अगर आपकी एनुअल रेवेन्यू क्या है वो $2.65 मिलियन से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा उस सूरत में आपको जो फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट है, FTR है, वो भी आपको फाइल करना पड़ेगा, वो भी मैंडेटरी हो जाता है। और जो PIR है वो तो आपको करना ही करना होता है। ठीक है, वो तो दोनों केसेस में आपने करना होता है। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू से $2.65 मिलियन से ज्यादा हो गया तो फिर आपको फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट भी फाइल करना पड़ती है एनुअली। ये दोनों मिला के आपने फाइल करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज क्या करें, आपने माइंड में क्या करें, आपने रखनी है। ठीक है। अच्छा जी, फ्लोरिडा की हम बात करते हैं तो फ्लोरिडा में हर साल जो है ना वो आपने 1 मई, ठीक है ना, 1 मई से पहले के पहले क्या करना होता है, आपने उनको फाइल करना होता है। ठीक है, अगर 1 मई से 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो आपका केस क्या होगा, वो लेट फाइलिंग के अंदर जाना वो चला जाएगा। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है, अगर आपकी LLC फ्लोरिडा में है तो आपने 1 मई से पहले आपने क्या करना है, अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट वो आपने क्या करना है, फाइल करनी है। अब व्योमिंग के लिए क्या है, आप यहाँ पर लिखा हुआ मैंने एनिवर्सरी मंथ ऑफ LLC फॉर्मेशन, यानी जिस साल आपने क्या किया है, जिस मंथ में आपने क्या किए हैं, अपनी जो LLC फॉर्मेशन आपने की है व्योमिंग में, उसी मंथ के फर्स्ट डेट को आपने क्या करना होता है, आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी होती है। मिसाल के तौर पर क्या है, आपने 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर है 2025 को आपने क्या किया था, LLC फॉर्मेशन की थी अपनी व्योमिंग में। ठीक हो गया, इसको ठीक है, इसको एनिवर्सरी मंथ कहा जाएगा। ठीक है, जिस मंथ में आपने फॉर्मेशन की थी। अब गाइस क्या होगा, आपका जो फाइलिंग आपने किस डेट को फाइल करनी है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो आपका ईयर होगा 2024 होगा। तो 2024 की जो फर्स्ट मंथ ऑफ एनिवर्सरी है, फर्स्ट डेट ऑफ एनिवर्सरी यानी 1 अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट डेट ऑफ एनिवर्सरी, यानी क्या 1 अक्टूबर क्या 2024 को आपने क्या करना होता है, आपने फाइल करना होगा। इस तरह क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट जो ईयर आएगा वो भी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो भी क्या होगा 1 अक्टूबर 2027 को आपने क्या करना होगा, अपना जो वो है एनुअल जो रिपोर्ट है वो अपनी व्योमिंग स्टेट में आपने फाइल करनी है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ क्या करें आप माइंड में रखिएगा। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो हमारा जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पेनल्टीज एंड एनुअल फी। अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, तो गाइस क्या पहले हम व्योमिंग का ले लेते हैं। उसमें ये है कि अगर आपने क्या किया, डेडलाइन को आपने मिस किया है, ठीक है, व्योमिंग स्टेट के में आपकी LLC है, आपने डेडलाइन को मिस किया है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपको 60 डेज का क्या हो रहा है, आपको टाइम होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आपने विद इन क्या किया, आपने 60 डेज के अंदर अपना एनुअल रिपोर्ट आपने फाइल किए हैं तो दैट्स गुड। ठीक है, आपकी जो कंपनी होगी उनका जो स्टेटस होगा वो एक्टिव शो होगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपने क्या किया 60 डेज जो है वो गुजर जाते हैं और आपने एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं किया तो फिर आपका जो कंपनी का जो स्टेटस होता है, कंपनी का स्टेटस वो क्या हो जाता है, वो इनएक्टिव क्या हो जाता है, स्टेटस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डिलिंक्वेंट स्टेट या इनएक्टिव स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसके बाद 60 डेज के बाद। ठीक है, और फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, उस कंपनी को क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या किया जाता है, उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ का सीन होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, कोई भी पेनल्टी नहीं होती। ये व्योमिंग का जो स्टेट होता है ये थोड़ा सा रिलैक्स किस्म का जाना वो स्टेट होता है। अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो इमीडिएटली आपके ऊपर जाना कोई भी या नेक्स्ट आगे जाके कोई भी आपको जाना पेनल्टी नहीं पड़ती। रादर 60 डेज का टाइम होता है, उसके अंदर भी आप जाना सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, यानी
डेडलाइन के बाद 60 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 60 डेज में आप फाइल नहीं करें तो आपके स्टेटस जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी कंपनी का स्टेटस, और फिर इसके बाद क्या होगा, आपका जो कंपनी होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर टैक्सेस की हम आ जाते हैं। अगर आप डेडलाइन को मिस करते हैं, आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट है जिसको PIR कहा जाता है वो आप फाइल नहीं करते, तो फिर क्या हो जाता है, आपके ऊपर जो है $50 की इमीडिएटली क्या हो जाती है, आपका पेनल्टी क्या हो जाती है, आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है, लग जाती है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्या करें आप माइंड में रखिएगा। दूसरा हम जो है फ्लोरिडा की जो हम बात कर लेते हैं, उसमें अगर आप डेडलाइन को मिस करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि 1 मई से बिफोर आपने जना वो क्या करना होता है, फाइल करनी होती है, तो फिर आपको जना $400 की जना इमीडिएटली क्या हो जाता है, आपको पेनल्टी क्या हो जाती है, आपके ऊपर जना वो लग जाती है, और वो फिर आपको जना वो पे करना पड़ता है, ठीक हो गया। इसमें टैक्सेस में एक और चीज़ है कि इसमें PIR रिपोर्ट भी होती है और एक फ्रेंचाइज टैक्स भी आपने करना होता है, ठीक है। उसमें एक जना नया अपडेट आया हुआ है, वो आगे चल के मैं आपको जना वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाजमी तौर पर जना वो देख लीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जना वो अपडेट है फ्रेंचाइज टैक्स के हवाले से टैक्सेस में, ठीक है। ये न्यूली अपडेट आई हुई है। वो एनुअल फी की बात जो है वो आते हैं, ठीक हो गया। अब एनुअल फी में इस तरह का होता है कि आप अगर आप टैक्सेस की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर जो है मैंने इस तरह बताया कि वहाँ पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो फाइल की जाती है, तो इनकी जो है वो कोई फी नहीं होती, ठीक है। ये इनका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है, क्योंकि कोई एनुअल जो है वो फी नहीं होती टैक्स स्टेट में, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा बात आ जाती है आपकी फ्लोरिडा में, उसमें बेसिकली क्या है, आपकी एनुअल फी होती है, और आपने सालाना क्या है, जब आपने एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करनी है तो उसकी फी आपने पे करनी है, वो है $138.75 क्या है वो आपने पे करनी है, ठीक है, एनुअली। इस टाइम जब आपने जो एनुअल रिपोर्ट जो है ना फाइलिंग करनी होती है उस टाइम आपने पे करना होता है। दूसरा तीसरा जो है वो आ गया वियोमिंग आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो एनुअल फाइलिंग जो होती है उनकी जो फी होती है वो आपने $60 जो है वो आपने पे करना होता है, ठीक हो गया। तो ये इनकी जो है वो फी है 3 स्टेट्स की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि वेयर टू फाइल देम, आपने एनुअल रिपोर्ट आपने कहाँ पर फाइल करनी है, ठीक है। अब अगर आप गाइस अगर आप देते हैं फ्लोरिडा स्टेट की, ठीक है ना, तो आप याद रखो कि आपने फ्लोरिडा की जो स्टेट है उसमें आपने क्या करना है, सनबीच, ठीक है ना। ये एक वेबसाइट है सनबीच, आप गूगल में जाए वहाँ पर लिखे सनबीच, ठीक है, फ्लोरिडा लिखे या सनबीच लिख दे तो आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जाती है, फ्लोरिडा की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जना बेसिकली क्या ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपने जाना होता है और आपने जाना अपना जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपने फाइल करनी होती है, ठीक है। इस तरह क्या है आपका जो वियोमिंग है, ठीक है ना, उसमें बेसिकली क्या है, आपने एक वेबसाइट है तो उसके ऊपर जाने हैं, उसको कहते हैं वायोबिस कहते हैं, ठीक है ना, WYOBIZ। ये आपने गूगल सर्च में लिखना है तो आपको आ जाएगा वायोबिस। इसकी ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट SOS की क्या हो जाती है वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपने अपना जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपने फाइल करना होती है। नेक्स्ट जो टैक्सेस है ये आपने कहाँ पर फाइल करनी है, PIR रिपोर्ट, ठीक है ना। ये बेसिकली आपने जाना है जो टैक्सेस है, ठीक है ना, टैक्सेस की जो उसको कहा जाता है कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर वेब फाइल, ठीक है। कंट्रोलर वेब फाइल क्या है, पोर्टल, या अगर आप गूगल सर्च में ये कीवर्ड लिख देना कंट्रोलर वेब फाइल पोर्टल टैक्सेस तो आपका जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपने जाना है और अपना PIR जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उठी है एनुअल, उसको क्या करना होता है, आपने फाइल करना होता है, ठीक है। तो आपने मैंने साथ ये भी बता दिया कि आपने एनुअल रिपोर्ट कहाँ पर जाना वो फाइल करनी है इन तीनों स्टेट्स में, ठीक हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया। मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा, अगर आपने USA में फेडरल टैक्स रिटर्न हो गए, सेल टैक्स रिटर्न हो गए, एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करनी है या कंपनी फॉर्मेशन करनी है तो आपको बड़े अच्छे रीजनेबल रेट्स के ऊपर जो आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है यहाँ पर जो आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप जो वो डिटेल जो वो ले सकते हैं, ठीक हो गया। सुनने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, आपको पहले से रेडी करनी चाहिए। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है ये मैं जनरल बता रहा हूँ, तीनों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपने अगर इसकी पेमेंट जो है वो करनी है ना, फी पे करनी, जैसे टैक्सेस हो गया, सॉरी जैसे फ्लोरिडा हो गया और वियोमिंग हो गया, तो आपके पास जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, ठीक है ना। और वो क्या है, पाकिस्तानी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आपके पास इंडियन बैंक्स का हो, पाकिस्तानी बैंक्स का हो, तो आप जो है कोई वर्चुअल बैंक हो तो आप उनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं और आप जो है उनकी पेमेंट के थ्रू उनको कर सकते हैं, ठीक है, जो एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग की जो फी है। और ये कि आपने शोर करना हो कि आपने उसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए क्या किया हो, ट्रांजैक्शन के लिए क्या किया हो, आपने उनको जो है वो एक्टिव किया, आपका जो भी डेबिट कार्ड है या आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन फिर नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो आपने उनकी हेल्पलाइन के ऊपर जो है वो कॉल करनी है, जिस बैंक का भी आपका जो है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, तो उनको बतानी है कि मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, मेरे कार्ड को जो है वो एक्टिव कर दे। तो जैसे एक्टिव कर लेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, उनकी जो पेमेंट है एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग की उसको आप पे कर सकते हैं। तो ये आपने क्या करना है, पहले से रेडी करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती हैं कि उसमें चूंकि आपने जिस वेबसाइट के ऊपर जानी है, जिस तरह मैंने यहाँ पर जिक्र किया है यहाँ पर इन तीनों का, तो वहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको लॉगिन डिटेल्स चाहिए, ठीक है ना, लॉगिन डिटेल्स बेसिकली आपको चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, अगर आपने फ्लोरिडा स्टेट में आपने उनको फाइल करनी है तो फिर क्या होना चाहिए, आगे पास जो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर होता है, वो बेसिकली क्या करना होता है, वो आपको रिक्वायर्ड होती है, ताकि आप जो सनबीच की वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है वहाँ पर आपने ये देनी है, फिर आपको पूरा इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा, फॉर्म आपको खुल जाएगा जहाँ पर आपने वो फाइल करनी है, ठीक हो गया। इस तरह क्या होगा, अगर आपने जो टैक्सेस करनी है वहाँ पर क्या होगा, टैक्सेस में आपको जो है वो टैक्स पेयर क्या होगा, एक नंबर जो है आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक हो गया, एक वेब फाइल नंबर रिक्वायर्ड होता है और आपको जो है पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो ये तीनों चीज़ क्या हो रहा है, वो रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो लॉगिन करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्या करें, आप लोग माइंड में रखिएगा कि आपको ये चीज़ें क्या होंगी वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ये है कि व्हाट इफ़ कंपनी इज डिसॉल्व, और आपकी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप मान में रखिएगा, अगर आपकी कंपनी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व का मतलब ये है
कि अभी क्या करती हैं, आपकी कंपनी जो है ना वो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। यानी अभी आप अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, आप उस स्टेट में रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, उनको रिवाइव करने का एक प्रोसेस है कि आप क्या करें, रीइंस्टेटमेंट का प्रोसेस क्या करते हैं, आप उनको इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करें, आप माइंड में रखिएगा। उनकी कॉस्ट क्या है एसोसिएटेड, सबसे पहले आपने रीइंस्टेटमेंट की फ़ी आपने पे करनी होती है, ठीक है। हर स्टेट की अलग अलग फ़ी है। फिर क्या होता है, आपकी जो एनुअल रिपोर्ट जो फाइलिंग फ़ी है वो भी आपने जो है ना वो फाइल करनी होती है। और फिर आपकी जितनी पेनल्टी है, ज़ाहिर आपने डेडलाइन को क्रॉस कर लिया है, ठीक है, उनको ब्रीच कर लिया डेडलाइन को, तो फिर क्या होगा, आपने वो पेनल्टी भी जो है आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कॉस्ट क्या है, ये जो रीइंस्टेटमेंट की प्रोसेस है जो है वो कुछ एसोसिएटेड है, ठीक हो गया। स्टेप ये है कि रीइंस्टेटमेंट की टाइमलाइन क्या होती है, ठीक है। यानी कितने टाइम के बाद अपने कंपनी को रीइंस्टेटमेंट आप करा सकते हैं। तो वियामिंग के लिए क्या है, जब आपकी कंपनी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर क्या है, आपने उनको रीइंस्टेटमेंट जो है उनकी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। दूसरी बात क्या है, टैक्सेस की कोई भी जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, या फ्लोरिडा की भी कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी टाइम जो है आप अपने जो कंपनी है उनको जो है उनकी रीइंस्टेटमेंट जो है वो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। दूसरी बात ये रीइंस्टेटमेंट फी है वो टैक्सेस के लिए $75 है, फ्लोरिडा के लिए $100 है, और वियामिंग के लिए $100 है, ठीक है। अगर आपने कंपनी को रीइंस्टेटमेंट करानी है तो आपने ये अमाउंट पे करनी है और आपने रीइंस्टेटमेंट करा सकती हैं, ठीक है। और इस कॉस्ट के अंदर एक और चीज़ भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, अगर आपने कोई टैक्सेस आपकी जो है कोई ड्यूज़ है, ठीक है ना, वो कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर इन केस कोई टैक्सेस अगर की अमाउंट क्या कोई ड्यू है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कोई रहती है, ठीक है। बाद मैंने लिखा है कि पोटेंशियल रिस्क, इसमें लिखा हुआ है मैंने फिर एंडेड अप लूजिंग योर कंपनी नेम। अब गाइस इसमें मैंने लिखा हुआ है कि नेम प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या है, फ्लोरिडा में क्या है, अगर आपने 1 साल तक क्या कर सकते हैं, अगर आपकी जो कंपनी है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो 1 साल तक क्या है, आपकी कंपनी का जो नाम है वो आप कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन जब 1 साल गुजर जाती है तो इसके बाद वो जो नाम होता है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है, यानी कोई भी जो है वो बाय जो है वो कर सकती है, ठीक है। तो ये आप माइंड में रखिएगा। इसके अलावा टैक्सेस है, वियामिंग है, इसका कोई जो है वो लिमिट नहीं है। जैसे अभी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, वो जो नेम है वो पब्लिकली जो है वो अवेलेबल हो जाती है, कोई भी बंदा जो है उनको जो है वो खरीद सकता है, वो नेम जो है वो ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने क्लियर कर दिया है। और दूसरी बात है कंपाउंडिंग कॉस्ट। अब गाइस क्या है, अगर आप 3 साल का जन्म, मिसाल के तौर पर अगर मैं फ्लोरिडा के स्टेट का एग्जांपल लेता हूं, अगर आप 3 साल का करते हैं के बाद अपनी रीइंस्टेटमेंट कराते हैं, तो ये क्या होगा, 3 के साथ क्या होगा, ये सारे कॉस्ट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। यानी एनुअल रिपोर्ट क्या होगा, वो $138 है, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। और पेनल्टी जो है वो $400 है, वो भी क्या होगा, तरीके के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, वो आपने क्या करना, वो पेमेंट करनी होगी। इसलिए मैंने कहा कि कॉस्ट क्या होगी, वो कंपाउंड होगी, ठीक है। तो जितने साल आप डिले करेंगे उतना ही क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा उनके साथ मल्टीप्लाई होकर आपने क्या करना पड़ेगा, वो कॉस्ट आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। लेते हैं कि एक्सटेंशन क्या है, किन स्टेट्स में जना आपको जना वो एक्सटेंशन जना वो मिलती है, यानी डेडलाइन गुजरने से पहले अगर आप जना टाइमलाइन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, आपका जो ड्यू डेट है, डेडलाइन है, तो किन स्टेट में जना वो पॉसिबल है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गाइस क्या है, टैक्सेस के हवाले से आप माइंड में रखिएगा कि इनका जो डेट है, जैसे मैंने बताया है कि 15 मई से आपने पहले जाना PIR जो रिपोर्ट है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो आपने फाइल करनी है, ठीक है, 15 मई। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 15 मई से पहले क्या करते हैं, आप एक फॉर्म होता है, उसको कहते हैं एक्सटेंशन, वो अगर आप फाइल करते हैं, ठीक है, उस फाइल का नाम है, उसका फॉर्म का नाम है 05164 फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म क्या हो जाता है, आपने फाइल करना होता है। अगर आपने 15 मई से पहले आपने फाइल कर दिया है, तो आपको जो है वो बेसिकली एक्सटेंशन क्या हो जाती है, वो आपको मिल जाती है, चाहे वो फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट फाइल करना हो या PIR रिपोर्ट फाइल करना हो, और वो एक्सटेंड हो जाती है, यानी नवंबर 16 तक क्या हो जाती है, वो आपकी चली जाती है, यानी 15 मई से आगे 16 वो है 16 नवंबर तक जो है वो चली जाती है उसी साल का, ठीक है। तो ये अब क्या इसका जो डेट है, जो एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करने का, वो क्या है, वो एक्सटेंडेबल है टेक्सास में। बाकी जो अगर हम आ जाते हैं फ्लोरिडा की आ जाते हैं, बाकी जो ना वो वियामिंग की जो ना वो आ जाते हैं, तो इसमें कोई भी जो ना वो डेट क्या है, आपका जो डेडलाइन है एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करने के लिए, वो एक्सटेंडेबल नहीं है, ना वियामिंग में है ना फ्लोरिडा में है, कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं मिलती, ठीक है। सवाल डिस्कस करते हैं कि आपको कोई ग्रेस पीरियड जो है वो दी जाती है, यानी आपका जो डेडलाइन गुजर जाता है, इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है अपना जो एनुअल रिपोर्ट जो है वो फाइल करने के लिए, ठीक हो गया। तो गाइस आप लोग क्या करें, ये माइंड में रखिएगा कि चाहे वो फ्लोरिडा स्टेट हो, ठीक है, चाहे वो टेक्सास हो, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, कोई भी आपका जो ग्रेस पीरियड होता है, एक्स्ट्रा जो टाइम होता है, वो कोई भी जो है वो नहीं दिया जाता है। अगर आपने जो है वो ड्यू डेट के ऊपर अपने एनुअल जो रिपोर्ट है वो फाइल नहीं किए हैं, तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर जो है सीधा पेनल्टी क्या हो जाएगी, आपके ऊपर जो है वो इम्पोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप माइंड में रखिएगा। अब जो वियामिंग का जो स्टेट है, ठीक है, वियामिंग का, वहाँ पर क्या होता है, आपको 60 डेज़ का जो आप कह सकते हैं कि ग्रेस पीरियड जो दिया जाता है, यानी उनका जो एनिवर्सरी जो आपका मंथ है, उसकी फर्स्ट मंथ को अगर आपने जो जमा नहीं किया, सबमिट नहीं किया, तो फिर इसके बाद भी आपको जो 60 डेज़ के अंदर भी आपके पास जो एक टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर जो आप अपना जो एनुअल रिपोर्ट है वो फाइल करा सकते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आप उनको कह सकते हैं कि उनके अंदर जनाब 60 डेज़ का क्या हो जाता है, ग्रेस पीरियड आपको जनाब वो मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपका कंपनी क्या हो जाता है, डायरेक्टली क्या हो जाता है, इनएक्टिव स्टेटस में कन्वर्ट नहीं होती। 60 डेज़ के अंदर अगर आप फाइल करते हैं, तो तब क्या हो जाता है, आपका जो कंपनी होती है वो गुड स्टैंडिंग में ही शो होती है, और वो एक्टिव स्टेटस में ही शो होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं है। अगर आप जो फाइल नहीं करते डेडलाइन के ऊपर, तो आपके ऊपर जो सीधा पेनल्टी क्या हो जाती है, वो आपका लग जाती है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन करेंगे कि इनएक्टिव कंपनी नीड टू फाइल एनुअल रिपोर्ट या
इनएक्टिव कंपनी इस एनुअल रिपोर्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब इस सवाल का जवाब गाइस ये है कि अगर आपकी कंपनी क्या है, इनएक्टिव है। सबसे पहले इनएक्टिव और वो इनका आप समझ लीजिएगा। इनएक्टिव का मतलब ये है कि आपने बेसिकली क्या है, जो फाइलिंग, जो एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग की जो डेडलाइन है उसको आपने क्या किया है, मिस किया है। ठीक है, और एक होती है डिसॉल्व करना। डिसॉल्व का मतलब ये है कि वो कंपनी क्या हो जाती है, वो लीगली क्या करती है उस स्टेट में, अब वो ऑपरेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये दोनों क्या करें, आप दोनों में फ़र्क क्या करें, माइंड में रखिएगा। ठीक है, इनएक्टिव स्टेटस और एक डिसॉल्व स्टेटस। ठीक है, अब अगर आपकी कंपनी क्या है वो इनएक्टिव है, तो गाइस क्या है, आपको फिर भी क्या है, आपको जो एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, जैसे फ्लोरिडा में हो गया, वियमिंग में हो गया, या टेक्सास में जो PIR कहते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो फिर भी आपको जो है वो रिक्वायर्ड होगा, वो आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक हो गया, उसे आपको जो है वो जान नहीं छूटती। वो तब आपको फाइल नहीं करना पड़ता जब आप कंपनी क्या करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, यानी बिल्कुल उनको टर्मिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, परमानेंटली क्या करते हैं, उनको क्लोज कर लेते हैं। ठीक हो गया, तब आपको जो है वो एनुअल रिपोर्ट वहाँ पर फिर जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है वो इनका स्टेटस इनएक्टिव है, दैट मीन्स हर साल क्या होगा, जितने भी साल गुजरेंगे, आपका जो एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, वो पेंडिंग पे रहेगी। ठीक है, वो आपने वो है फाइल करना पड़ेगा जितने भी साल आप जो है वो गुजारेंगे। ठीक है, तो अच्छा जी, अब क्या करेंगे, आपने कंपनी को इनएक्टिव स्टेटस से जो है वो एक्टिव स्टेटस में जो है वो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जो है ना वो लेट, आपका जो एक लेट जो फ़ी है ना, जो मैंने कहा पेनल्टी जो आपको लगती है, वो क्या क्या करेंगे, वो पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। एक ये हो गया टू ब्रिंग इट इनटू एक्टिव स्टेटस। फिर अगर कोई टैक्सेस ड्यूज है, ठीक है ना, कोई रहते हैं कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहते टैक्सेस की, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपकी जो है वो एनुअल रिपोर्ट की जो फाइलिंग फ़ी है, जैसे फ्लोरिडा में मैंने बताया 138 पॉइंट समथिंग डॉलर है, और जो टेक्सास में $60 है, वो आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी साल को आप डिले करेंगे, आप 2 साल करेंगे, 3 साल का करेंगे, इतना ही क्या करेंगे, आप जो अमाउंट है वो उनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियसली बताया था कि वो कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट कंपाउंड होती है। ठीक हो गया, ये है गाइस कि अगर आपकी कंपनी के करंटली इनएक्टिव है, तब भी आपको जो है वो एनुअल रिपोर्ट की जो फाइलिंग है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, उससे आपको छुटकारा नहीं मिलना। हाँ, अगर आपकी कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या है, जो एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो फिर वो नहीं रहती। ठीक है, कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे चैनल के ऊपर जो है फॉलो कीजिएगा। अगर आपने फेडरल टैक्स रिटर्न के हवाले से मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसके अंदर मैंने जितने भी वीडियो बनाऊंगा वो आपको जो है वो मिलेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने सेल टैक्स के ऊपर भी बनाई है, उसका लिंक हमने जो वीडियो का लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है वो जरूर जो है वो देख लें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई भी जनाब टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, कंपनी फॉर्मेशन करनी है, या आपने एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करनी है, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है क्यों नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।